10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आपके बोर्ड के द्वारा एक क्वेश्चन बैंक प्रश्न बैंक जारी किए हैं कक्षा 10 के विज्ञान के लिए। ये क्वेश्चन बैंक आपके विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश का, संस्कृत का, सभी विषय का जारी कर दिया है। और सभी विषय की पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। आप वहाँ से इस पीडीएफ को पढ़ के 95% से अधिक नंबर है जो इस पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जो ढंग से पढ़ेंगे, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप आराम से जो 95% से अधिक स्कोर अपने रिज़ल्ट के आप जो देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इस पीडीएफ को आपको हमारे ऐप से डाउनलोड कर लेना है ताकि आपका जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। अब हम इस वीडियो में आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो कक्षा 10 की विज्ञान के एमसीक्यू हैं, जितने भी आपके एमसीक्यू बनेंगे उन सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। ये वीडियो 10वीं बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए तो ज़रूरी है ही, विशेष तौर पर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पीडीएफ इसकी पूरी आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप से इसको डाउनलोड कर लेना। साथ ही वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त करनी है, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, या तो आपको इस पर मैसेज कर देना है या फिर अपने ऐप के नाम है, यहाँ पर इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में आपका जो कक्षा 10 की विज्ञान के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बनते हैं उनको इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस प्रकार से ये इनका अंकों का वर्गीकरण दे रखा है, कौन सा पार्ट कितने नंबर का है और किन किन पार्ट से कौन कौन से एमसीक्यू बनेंगे वो भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पहला पार्ट है आपके सामने कि जिसका नाम है आपके पहले पार्ट का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन प्रतियोगिता होती हैं उन सभी के लिए भी लागू होता है ये क्वेश्चन, ये पार्ट। और जिसमें साइंस पूछी जाती है उनमें ये प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न पहला पार्ट से है आपके, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले कि जब O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण। मैं केवल आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका जो सही उत्तर है वही बताऊंगा ताकि आपका जो समय खराब ना हो। दूसरा प्रश्न आपके हैं कि ये लेड सल्फेट है, इसका पीबीएस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो ये आपके लेड सल्फेट का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ में विक्रिया करेंगे तो लेड और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा कथन है, इसमें कौन सा कथन इसका सही है, तो इसमें शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन एक प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसको ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है और ऊष्मा मुक्त होती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। सोडियम को जब हम जलाते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, यह अभिक्रिया कैसी है, तो ये एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। अगला पार्ट है आपके दूसरा पार्ट जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 343 केल्विन। आसुत जल का पीएच मान कितना होता है, तो आसुत जल का पीएच मान 7 होता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से विक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ये CaOH2। दावन सोडा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसमें कितने क्रिस्टल जल के अणु होते हैं, तो इसमें 10 क्रिस्टल के अणु होते हैं। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो उसमें एंटाएसिड का प्रयोग करते हैं, एंटाएसिड। नेक्स्ट है दांतों के एनिमल का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, जब मुख का पीएच मान ये 5.5 से कम हो जाता है। फिर आपका कुछ इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें आपको लवण के सूत्र दे रखे हैं और इनसे इनको यहाँ पे सूत्र की सहायता से और इसका रासायनिक नाम देख लेना है। बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सूत्र होता है इसका NaCO3। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दावन सोडा जिसको वाशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है Ca12H2। और कुछ आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी वो भी हम इसमें देख लेते हैं। जैसे H धनायन की ऋणात्मक लघु कणों को क्या कहते हैं, उसको हम pH कहते हैं।
नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्र में रखने से क्या हो जाता है, वहाँ पर एक विषैला पदार्थ बनता है, तो इसमें भरेंगे हम विषैला पदार्थ। नेटल के डंक को, दर्द को किसकी पत्तियों से रगड़कर उदासीन किया जाता है, तो ये जो डॉक होता है उसकी पत्तियों से रगड़ के उदासीन किया जाता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को या नीले रंग के लिटमस पत्र को लाल रंग का बदल देता है, और क्षार जो होता है वो लाल रंग के लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पीएच मान, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। एक आपके इसमें ये प्राकृतिक स्रोत और इसमें कुछ पाए जाने वाले अम्लों के साथ में मिलान करना है, तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, नींबू संतरा में होते हैं सिट्रिक अम्ल, इमली अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल। और तीसरा पार्ट है आपके धातु और अधातु। इसमें आपके पहला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों की डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप किया जाता है, इसका कारण क्या है, तो टीन की अपेक्षा जो जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं। दूसरा प्रश्न है कि विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु को प्रयुक्त करते हैं, तो इसमें सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है, इसका कारण है कि इसमें कौन सी धातुएं शामिल होती हैं, तो लेड और टीन को इसमें शामिल किया जाता है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप क्या कहलाता है, तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप आपके हीरा है, ग्रेफाइट और फुलरिन है। इसको याद कैसे रखेंगे, HgF, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हाफ गर्लफ्रेंड एक पहले फिल्म भी आई थी थोड़े दिन पहले। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें से हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सूचलक होता है और इसको बक्की बाल कहा जाता है, फुटबॉल के जैसा होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है, तो निकल और क्रोमियम के साथ में इसको मिश्रित किया जाता है। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो अधातु का नाम ले तो इसमें ब्रोमीन लिखना है, और धातु ले तो फिर आपको पारा नाम देना है, धातु पारा है। अगला ही क्वेश्चन ये है कि धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो आपके इसका उत्तर हो जाएगा पारा। कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, तो इसमें से जो कार्बन है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अगला प्रश्न है, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, यह किसके बनने के कारण होता है, तो यह Ag2S सिल्वर सल्फेट के कारण होता है। नेक्स्ट है, एक्वारेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात कैसा होता है, तो इसमें 3 अनुपात तो HCl का होता है और 1 अनुपात HNO3 का होता है। ये एक्वारेजिया होता है, जिसको हिंदी में इसको अम्लराज कहा जाता है। ये सोना, प्लेटिनम और चांदी जैसी धातुओं को गलाने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु O2 के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है और यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है, यह तत्व होगा आपका कैल्शियम। इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, तो कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु और अधातु के इलेक्ट्रॉन में, धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, जो मिश्र धातु होती है वो 2 या 2 से अधिक धातुओं की समांगी मिश्रण होती हैं। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसके विपरीत आवेशित आयनों में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा पार्ट है आपके कार्बन और उसके यौगिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एथेन में सहसंयोजक बंध कितने होते हैं, तो एथेन में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। बेंजीन का गुणसूत्र क्या है, तो बेंजीन में C6H6 इसका बेंजीन का सूत्र होता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का गलनांक कितना होता है, तो ये 290 केल्विन होता है। कार्बन परमाणु में पाए जाने वाली मुख्य विशेषताएं जो उसको पृथ्वी पर सर्वतोमुखी तत्व बनाती हैं, तो एक तो इसका 4 संयोजकता है, इसकी चतुर्थ संयोजकता, और दूसरा इसका श्रृंखलन चेनिंग सिस्टम जो है उसको पृथ्वी पर सबसे अलग तत्व बनाती है। कार्बन का अपरूप कौन से यौगिक है, तो हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरिन है। इसमें से ग्रेफाइट विद्युत का सूचालक होता है और हीरा ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, उसको विषम परमाणु कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहा जाता है।
प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह होते हैं वो कीटोन है। प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या होता है? कीटोन होता है। जबकि प्रोपेनेल में क्या होता है? वो एल्डिहाइड होता है। इसमें क्या होता है? एल्डी। प्रोपेनेल में क्या होता है? प्रोपेनेल में क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट है, ये जो अभिक्रिया दे रखी है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो निकल उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। ब्यूटेनॉन में उपस्थित, ब्यूटेनॉन में और ये प्रोपेनॉन में दोनों में जो कीटोन ही पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके कीटोन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का होता है CN फिर H2N+2। जबकि जो एल्किन होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। जबकि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये होता है आपका CnH2n-2। ब्यूटेनिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह तो ब्यूटेनोइक अम्ल में होता है वो कार्बोक्सिलिक समूह होता है। पांचवा पार्ट है आपके जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में पहला प्रश्न है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग होता है? तो बोमेन संपुट आप सभी को पता है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। और उत्सर्जन तंत्र की जो इकाई है वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसको सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है और H2SO4 ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। मानव में भोजन को काटने और चीरने फाड़ने में उपयोगी दांत कौन से? तो कृतनक और रदनक जो दांत हैं वो भोजन को काटने में और चीरने फाड़ने का काम करते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि किससे संबंधित है? तो आपके नर जनन तंत्र से संबंधित है। हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है, तो ये RBC रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। श्वसन में ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में विखंडित होता है। जबकि पायरुवेट के विखंडन से वायवीय श्वसन से CO2 और जल और ऊर्जा बनती है। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? तो यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, आवश्यक है हरित लवक भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन तो इसका उत्पाद होती है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेक्स्ट, मानव श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो उसको कुप्पिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको कुप्पिका कहा जाता है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? ये क्लोरोफिल के कारण होता है। सामान्य वयस्क का रक्तदाब कितना होता है? तो ये 80 से 120 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में पाचन जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो खाद्यदानी में होता है। यहाँ बरेंगे हम इसमें खाद्यदानी, खाद्यदानी में इसका पाचन होता है। श्वसन में जो होता है वो श्वसन में सामान्यतः जंतु वायु को निश्वसन और उत्श्वसन क्रिया करते हैं, तो निश्वसन और उत्श्वसन इसमें लिखना है। इसके बाद में शिराओं में रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए उसमें वाल्व लगे होते हैं। क्या होते हैं? उसमें वाल्व होते हैं। जैव उत्प्रेरक जो होते हैं उनको हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम को ही जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। बसंत में जड़ और तने के उत्तक में संचित शर्करा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये कलिकाओं में होता है, कलिकाओं में होता है। आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा कौन करता है? श्लेष्मा रक्षा करती है, श्लेष्मा। नेक्स्ट है, रक्त मापने का यंत्र क्या कहलाता है? उसको स्फैग्नोमाइनोमीटर कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। रंध्र के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो उसको जो द्वार कोशिका होती हैं वो नियंत्रित करती है। द्वार कोशिका, द्वार कोशिका। मानव आहार नाल में भोजन से मिलने वाला प्रथम एंजाइम वो है एमिलेज, जो कि आपका मुख्य लार में मिलता है, जिसको टाइलिन भी कहा जाता है। एमिलेज, टाइलिन। कोशिका स्तर पर ऊर्जा संग्रहण का स्रोत ये क्या होता है? ये ATP होता है, ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, बीमाणु का जीवन काल कितना होता है? तो बीमाणु का जो जीवन काल है वो 10 दिन होता है। जबकि RBC का जीवन काल कितने दिन होता है? वो 120 दिन होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आपको कमेंट करके
बताना है। अगला क्वेश्चन आपके नियंत्रण और समन्वय वाला है। इसमें आपके पहला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का जो योजक स्थान है वो क्या कहलाता है, तो उसको सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं का जो मध्य का जो जोड़ने वाला स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। शरीर की जो अनैच्छिक क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। अनैच्छिक क्रिया मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो सूचनाओं को उपार्जित करता है वो द्रुमिका कहलाती है। शरीर की संस्थिति व संतुलन के लिए उत्तरदायी है तो वह अनुमस्तिष्क होता है। बैलेंस के लिए अनुमस्तिष्क होता है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है तो आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अवटु रोग होता है, जिसको हम गलगंड या गेंगा रोग भी कहते हैं। छुई मुई की पत्तियों की गति ये आपका कंपानुकुंचन की उदाहरण है। शरीर में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, तो यह तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं दोनों होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है तो ये आपके मेरु रज्जु के द्वारा होता है। संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है उसको संवेदी तंत्रिका कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो यह रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। आपातकालीन हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है। इसको करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। लड़ो या उड़ो फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन भी इसको कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसमें से जो ऑक्सीन है वो भी है, जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, तो प्रोक्स भी इसका उत्तर हो जाएगा। पादप वृद्धि को संबंधित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये एब्सिसिक अम्ल है जो पादप वृद्धि को कम करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, पादप में पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव से होता है, तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है, पादप में साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन किसको प्रेरित करता है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन इसमें प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और पादप की लंबाई में वृद्धि करता है, तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन है जो कि प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा द्रव्य किसमें पाया जाता है, तो दूसरा द्रव्य जो पाया जाता है वो मेरु रज्जु में पाया जाता है। मेरु रज्जु में पाया जाता है, मेरु रज्जु में। नर जनन ग्रंथि में वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो नर जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये नर जनन हार्मोन है। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावन के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, या किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्रावित की जो क्रिया है उसको कौन सी क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो उसको पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उत्तर भरेंगे हम पुनर्भरण क्रियाविधि से। ये गए साल आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तंत्रिका कोशिका में सूचना संचरण किस रूप में होता है, तो ये विद्युत आवेग के रूप में होता है, विद्युत आवेग इसके रूप में ये होता है। नेक्स्ट है, किसके संगठन से संगठित जाल से तंत्रिका उत्तक बनता है, तो तंत्रिका कोशिकाओं के संगठित जाल से तंत्रिका उत्तक बनता है। अगला जो प्रश्न है आपके 7वें पाठ से है, जीव जनन कैसे करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां है वो पत्तियों पर विकसित जो कलिका होती हैं उस कलिका के द्वारा वो जनन कार्य करती हैं। परागकण पुष्प के कहाँ बनते हैं, तो पुष्प के जो पराग कोष होते हैं वहाँ बनते हैं, तो पराग कोष में बनते हैं। नेक्स्ट है, पुष्पीय पादपों में अंडा से परिपक्व होकर क्या बनता है, तो वो फल बनता है। कायिक जनन से उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे से एक समान होते हैं और भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण अपरा द्वारा मिलता है, इसको प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा के द्वारा मिलता है। और किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक है, तो जनन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन ये यीस्ट में होता है। नेक्स्ट है, अच्छा अमीबा में और प्लाज्मोडियम में इसमें आपका जो जनन है वो किस विधि के द्वारा होता है, कमेंट करके बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणु समागम द्वारा जनन किस में होता है, तो ये राइजोपस में
होता है। उभयलिंगी पुष्प कौन सा है? तो इसमें से गुड़हल भी है और सरसों भी है। उसका उत्तर हो जाएगा 2, 1 और 2 दोनों। पुष्प के स्त्री कैंसर में होते हैं, तो स्त्री कैंसर में वर्तिकाग्र भी होता है, वर्तिका भी होती है और अंडाशय भी होता है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। बहुखंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो ये प्लाज्मोडियम में बहुखंडन के द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट है वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कम। नेक्स्ट है मानव में निषेचन की जो क्रिया है वो मादा जनन तंत्र के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये अंडवाहिनी में संपन्न होती है। नेक्स्ट है महिलाओं के शरीर में कौन सा परिवर्तन जनन अवस्था के प्रारंभ को तथा परिपक्वता को परिलक्षित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऋतुस्राव का होना, रजोदर्शन जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है पुष्पीय पादप में निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? तो इसका बीजांड में विकास होता है। अगला प्रश्न है 8वां पाठ से आनुवंशिकता और जैव विकास। मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो उद्यान मटर का प्रयोग किया था। ठीक है, उद्यान मटर का नाम हमें याद रखना है। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? कमेंट करके बताना। देखिए, किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन एक साथ होने पर से क्या कहते हैं? इसको विषम संयुग्मजी कहते हैं, विषम युग्मजी कहा जाता है। संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी से प्राप्त संततियों का अनुपात क्या होता है? तो इसका 1:1 होता है। मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग में मटर के कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया? तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने मटर के पुष्प में रंग के लक्षण का एक संकर कराया। उसमें F1 संतति पीढ़ी में 3 फूल गुलाबी और 1 फूल सफ़ेद प्राप्त हुआ। प्रभावी कारक मटर के पौधे का पुष्प का रंग कैसा होगा? तो वो गुलाबी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आपको ये बताना है कि आनुवंशिकता का जनक किससे कहा जाता है? नवा पार्ट है जिसका नाम है प्रकाश, लाइट वाला पार्ट है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो ये निर्वात में सर्वाधिक होता है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होती है? तो इसमें देखो चाल होती है, दिशा होती है, प्रकाशीय घनत्व होता है, लेकिन आवर्तीय परिवर्तन नहीं होती है। अपवर्तन में इसकी आवर्तीय परिवर्तन नहीं होती हैं। सौर भट्टियों में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने का उपयोग किसमें होता है? अवतल दर्पण के द्वारा होता है। जबकि गाड़ी के साइड ग्लास में उत्तल दर्पण होता है और बैंक में एटीएम में भी आपने देखा होगा उत्तल दर्पण ही लगा होता है। और दंत चिकित्सक के पास में और सोलर भट्टियों में ये आपके अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट में भी यही अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी और लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। 1/f बराबर p होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है, जब हमारा फोकस दूरी वो मीटर में हो। इसका उत्तर लिखेंगे हम p बराबर 1/f। इसके अलावा आपकी जो फोकस ये गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की होती है, तो वक्रता त्रिज्या होती है वो r, वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। जबकि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोनों बातें याद रखनी है। इसका उत्तर करेंगे हम 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो r, ये f की 2 गुनी होती है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक निर्भर करता है, तो ये माध्यम की प्रकृति पर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर और उपरोक्त सभी पर, ये सभी पर निर्भर करता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। तो पहला नियम कौन सा है कि इसमें किसी भी तल के लिए आपतित कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। नेक्स्ट, एक प्रकाश किरण दर्पण के साथ में 30 डिग्री के कोण पर आपतित है, तो इसका परावर्तन कोण कितना होगा? वो भी 30 डिग्री ही होगा। सर्वाधिक प्रकाशिक घनत्व माध्यम कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वायु, केरोसिन, हीरा और बर्फ, इसमें से हीरा सबसे सघन माध्यम है। छोटे शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग पसंद करेंगे? तो 5 सेमी जो फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है उसको हम पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान है किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं अपवर्तनांक, उसको अपवर्तनांक कहा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? तो इसको डायोप्टर कहते हैं, इसको डायोप्टर कहा जाता है। लेंस के से गुजरने वाला
प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती हैं। तो लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाला जो प्रकाश किरणें हैं वो बिना विचलन के निकल जाती हैं। 11 अगला क्वेश्चन है, किसी विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण की चाल क्या हो जाती है, वो घट जाती हैं, कम हो जाती हैं और वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो वो दूर हट जाएगा अभिलंब से और उसकी जो चाल है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो आपको दर्पण सूत्र याद रखना है और एक आपको लेंस सूत्र याद रखना है। दर्पण सूत्र में प्लस आता है और लेंस सूत्र में माइनस आता है, इतना सा आपको अंतर याद रखना है। स्नेल का नियम क्या है, ये अपवर्तन के लिए साइन आई अपॉन ये आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जो जा है उसका अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग बिरंगा संसार और मानव नेत्र। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो ये दृष्टि पटल पे बनता है। नेत्र की लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा समायोजित होती है, तो ये पक्षमापी पेशियों के द्वारा समायोजित होती है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए किसी विद्यार्थी को शाम पर पढ़ने में कठिनाई होती है, तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि से पीड़ित है, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इनके पास की वस्तु उसको दिखती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना है, तो वो 25 सेंटीमीटर होगा। ज़रा दूरदर्शिता निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, उसमें द्विफॉक्सी जो लेंस होता है उसका उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र में पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है, तो ये परितरिका नियंत्रित करते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो ये वास्तविक होता है और उल्टा होता है और छोटा बनता है। मानव नेत्र में सामान्य बिंदु के लिए दूरस्थ और निकटतम बिंदु क्या है, तो निकटतम तो 25 सेंटीमीटर है और दूरस्थ है आपका अनंत। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष संशोधन के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट के लिए तो करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग और दूर के लिए करते हैं हम उत्तल लेंस का प्रयोग। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्रदान में उपयोग किया जाता है वो कार्निया है। ठीक है, कार्निया का उपयोग किया जाता है। अगला पार्ट आपके 11वां है विद्युत वाला। विद्युत वाले पार्ट में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत परिपथ में धारा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो वह धारा मापने का काम करता है अमीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है। धारा नियंत्रित करता है धारा नियंत्रक। और प्रतिरोध होता है वो गति का वो विद्युत परिपथ में लगता है, जिसको हम मात्रा होता है इसका ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित होने पर 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी, जो आपके 25 वोल्ट के बराबर आएगी। निम्न में से कौन सा आपके विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये I²R तो होता है, VI भी होता है और V²R भी होता है, लेकिन ये IR² नहीं होता है। यदि R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, ये प्रत्येक से कम होगा, क्योंकि ये 1/R1 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो ये जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वो R1 और R2 से भी कम आता है। चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, तो चालक तार की लंबाई के तो समानुपाती होती है और चालक तार का क्षेत्रफल जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है कि किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो एक तो तार की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और तार की प्रकृति पर या उपरोक्त सभी पर। तो ये उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार घरेलू विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो इसका विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो होता है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, वो कूलाम होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो वो यूनिट होता है और यूनिट को हम कहते हैं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट और आवर। प्रतिरोध का सूत्र और उसका मात्रक बताना है
तो प्रतिरोध जो होता है वो मात्रक क्या होता है, वो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। भारत में परिवर्तित धारा की आवृत्ति कितनी है, तो वो 50 हर्ट्ज है। अगला प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितना आवेश होता है, एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत परिपथ में अमीटर और वोल्टमीटर का संयोजन किस क्रम में होता है, तो अमीटर तो होता है श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर जो होता है वो होता है समांतर क्रम में। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत संयोजन किस प्रकार होता है, तो अपने घरों में जो विद्युत संयोजन होता है वो समांतर क्रम में होता है, समांतर क्रम में ये किया जाता है। एक आश्वत शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो ये 746 वाट होते हैं। 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसको हम W से लिखते हैं। दो अर्धचालक के नाम लिखते हैं तो जर्मेनियम और सिलिकॉन इसका उदाहरण है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध तो ये होगा R = 1 या R1 + R2 हो जाएगा। और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम के लिए 1/R = 1/R1 + 1/R2 इसका सूत्र होगा। अगला प्रश्न है 12वां पाठ का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है, उसको जनित्र कहते हैं। और अगला प्रश्न आपके, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके विद्युत धारा और चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की, तो ये ओरेस्टेड के द्वारा की गई थी। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग के जो दक्षिण हस्त नियम है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, उसके द्वारा किया जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, वो एकाएक बढ़ जाता है। कौन से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण। इस पार्ट से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इसमें भी प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषक स्तर का निर्माण करते हैं, तो ये द्वितीयक हो जाएगा। हरे नीले हरित शैवाल और कुछ जीवाणु जिसमें प्रकाश संश्लेषण का स्वपोषी क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होता है, तो वो 1%। प्रत्येक पोषक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का मात्रा का औसतन कितना प्रतिशत उपभोक्ता अगले पोषक स्तर पर पहुंचाता है, तो 10%। ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है तो आपके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वे जीव जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं उनको कहते हैं उत्पादक। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है, तो घास, बकरी और मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा कौन सी परत करती है, तो ओजोन परत करती है। आहार श्रृंखला किसी आहार श्रृंखला का में मान लीजिए कि चौथे पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि प्रथम जो उत्पादक पोषक स्तर है उसमें कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, तो इसका हो जाएगा 5000 किलो जूल। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव में कौन सा रोग उत्पन्न करती है, तो त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं, तो इसमें भरेंगे हम त्वचा कैंसर। नेक्स्ट है आपके पारितंत्र में जो सूर्य ऊर्जा का प्रवाह है हमेशा एक दिशा में होता है, तो एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। पारितंत्र में 2 प्रकार के घटक शामिल होते हैं, जैविक और अजैविक। यहाँ जैविक बनना है, यहाँ अजैविक बनना है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से पोषक स्तर का निर्माण करते हैं, तो ये द्वितीयक पोषक स्तर का निर्माण करते हैं, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता ये तृतीयक पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है फिर आहार श्रृंखला शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल है जिसे कहते हैं, जिसको आहार जाल कहा जाता है, आहार जाल इसको कहा जाता है। इस प्रकार से आपके जो सभी 13 पार्ट है उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। एक UNEP का नाम आपको पूरा नाम याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। और आपका जो पेपर है मॉडल पेपर वो भी आपके जो इसमें
जारी कर दिया है। इसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट चित्र हैं वो आपको यहाँ पे तैयार रखने, इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये आपका विज्ञान का एक प्री बोर्ड और मॉडल पेपर आपके पूरा जारी कर रखा है, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपका जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो अच्छे से हो सके। आपके बाकी सभी विषय के भी इस प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, PDF इसकी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।